4 levels of protein structure: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. What is primary structure? Primary structure is the linear sequence of amino acids. इसको हम कैसे linear sequence को कैसे कहेंगे? For example, a protein is made up of 150 amino acids. हम इसमें 153 लिख लेते हैं तो एक प्रोटीन की ही एग्जाम्पल हो जाएगी। तो 153 एमिनो एसिड का कौन सा प्रोटीन है? तो स्पर्म वेल का जो प्रोटीन है मायोग्लोबिन, ये 153 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है। तो अगर मुझे ये एक्सप्लेन करना हो कि इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, 153 एमिनो एसिड्स है ना, तो लेट्स से एमिनो एसिड 1 इज कनेक्टेड टू एमिनो एसिड 2, इट इज कनेक्टेड टू एमिनो एसिड 3, एमिनो एसिड 4, एमिनो एसिड 5 एंड सो ऑन टिल एमिनो एसिड 53। ये जो लीनियर सीक्वेंस है, when the amino acids they are joined to each other with the help of पेप्टाइड बॉन्ड्स, अगर 153 एमिनो एसिड्स को जोड़ना हो तो पहली एमिनो एसिड दूसरी एमिनो एसिड से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, चौथी पांचवी से, सिर्फ किससे लिंक्ड है? वो सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा होता है CONH बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की ये स्पेशलिटी है कि इसमें 4 एटम्स होते हैं CON and H, and all the 4 atoms of a peptide bond are in a single plane। अगर कोई प्रोटीन 153 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है तो उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे? 1 पेप्टाइड बॉन्ड लेस देन द नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो 152 पेप्टाइड बॉन्ड्स जब एक एमिनो एसिड्स को 153 एमिनो एसिड्स को एक लीनियर सीक्वेंस में जोड़ देते हैं, जिसमें एमिनो एसिड 1 एमिनो एसिड 2 से लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड, बट एमिनो एसिड 3 इज लिंक्ड ओनली टू 2 and 4, it is not linked to 1। उसी तरह एमिनो एसिड 2 is linked to 1 and 3 but it is not linked to 4। फोर्थ एमिनो एसिड is linked to 3 and 5 but it is not linked to 2 and 1। ये समझ आनी चाहिए आपको बात कि हर एक एमिनो एसिड अपनी पास वाली एमिनो एसिड से ही पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर सीक्वेंस ऑफ द एमिनो एसिड्स। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स किसने डिफाइन किया कि किसकी इस प्रोटीन में कौन सी एमिनो एसिड्स आएंगी और किस सीक्वेंस में आएंगी। ये जो स्पर्म वेल मायोग्लोबिन है, ये हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन है उससे कहीं डिफरेंट है। उसी तरह तकरीबन 30,000 डिफरेंट प्रोटीन्स, उनकी स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हो चुकी हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स स्टडी की जा चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ 2 टेक्निक्स, एक्सरे डिफ्रैक्शन and NMR spectra। Every protein is made up of a unique set of amino acids which does not match with that of any other protein। और ये क्या कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है कि किसी भी प्रोटीन की सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, किसी में जो भी सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स है, वो जिस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है वो कॉम्बिनेशन एंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर डिफरेंट प्रोटीन। कि अगर लेट्स से कोई भी हाइपोथेटिकल प्रोटीन की मैं एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से प्रोटीन 1, ये प्रोटीन 1 में सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्या है? मीथियोनिन है, उसके साथ जुड़ा हुआ है स्पार्टेट, फिर आ जाता है सीरिन, फिर आ जाता है थ्रेओनिन, फिर आ जाता है एलानिन, सो ऑन। इस तरह का सीक्वेंस है, रैंडम सीक्वेंस ऑफ एनी एमिनो एसिड है। अब मैं कोई और दूसरा प्रोटीन लेती हूँ, प्रोटीन 2 देखो एमिनो एसिड्स वही होंगी। एमिनो एसिड्स तो हमारे पास कितनी है? लिमिटेड है, 20 टाइप्स की हैं हमारे पास। उन्हीं को आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट परम्यूटेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड दैट विल गिव राइज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटीन 2। प्रोटीन 2 में क्या है? ग्लूटामेट जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद ग्लूटामीन आ जाता है, फिर उसके बाद प्रोलिन है, फिर आर्जिनिन है, फिर सीरिन आ जाता है, फिर क्या आ जाता है? फिनाइलएलानिन आ जाता है, ट्रिप्टोफैन एंड सो ऑन। यानी किसी भी प्रोटीन का एमिनो एसिड सीक्वेंस किसी दूसरे प्रोटीन के एमिनो एसिड सीक्वेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा, चाहे ये सारे प्रोटीन्स बने किसके हुए हैं? 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, बट ऑल विल हैव अ डिफरेंट सीक्वेंस। और वो सीक्वेंस कौन डिक्टेट करता है कि ये एमिनो एसिड ये जुड़ेगी, फिर दूसरे नंबर पे ये जुड़ेगी, तीसरे नंबर पे ये, 5th नंबर पे ये वाले प्रोटीन में पहले पे ये आएगी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे 5th 6th पे ये, कौन डिसाइड करता है? लेट्स से दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस, ये सारे न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। तो ऐसा होता है
कि सबसे पहले ये जो डीएनए है इसका कुछ एक हिस्सा अलग हो जाता है, इस तरह ये एक हिस्सा सेपरेट हो जाता है, तो उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये। लेट से ए है, सी टी जी टी सी ए सी सी टी टी, इस तरह से है। फिर ना ये उसके बाद ना इस पे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि ये जो सीक्वेंस है, जो डीएनए के अंदर सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस बन जाता है। यानी कि ए के सामने कौन बनेगा, यू, सी के सामने आ जाएगा जी, टी के सामने आ जाएगा ए। यू इसलिए क्योंकि आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में ए के साथ कौन पेयर करता है, यू। जी के सामने आ जाएगा सी, टी के सामने आ जाएगा ए, सी के सामने आ जाएगा जी, ए के सामने आ जाएगा यू, यू जी जी ए। तो ये मैसेंजर आरएनए बन गया। यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन डीएनए था इनटू द सीक्वेंस ऑफ द मैसेंजर आरएनए, फिर ये मैसेंजर आरएनए बन गया। मैसेंजर आरएनए में यू जी ए सी ए जी यू यू जी जी ए, इस तरह से ये मैसेंजर आरएनए बन गया। अब ये काम कहाँ हो रहा है, दिस होल वर्क इज टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस। ये मैसेंजर आरएनए अब बन के कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में उसको कौन मिलता है, साइटोप्लाज्म में उसको मिलता है राइबोसोम। तो ये मैसेंजर आरएनए ना आके ना राइबोसोम के ऊपर लग जाता है इस तरह से। तो इसमें जो सीक्वेंस है ये आके लग गया, राइबोसोम के पास आ गया। अब इस राइबोसोम के पास ना ट्रांसफर आरएनए आता है, वो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड 1 लेके आता है। ये इस तरह से ट्रांसफर आरएनए होता है, ये अपने साथ एक अमीनो एसिड लेके आता है और इसके पास ना 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस भी होता है। अगर वो सीक्वेंस इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, लेट्स से ए, जी के सामने सी, ए के सामने यू, तो अगर इसके 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इसके 3 न्यूक्लियोटाइड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये वाला ट्रांसफर आरएनए इस अमीनो एसिड को छोड़ के यहाँ राइबोसोम के पास छोड़ के चला जाता है, ये इट लीव्स। अगर सपोज करो यहाँ पे ACU नहीं है, यहाँ पे क्या है, G है, A है एंड G है, तो GAG ना तो G U के साथ करता है, ना A G के साथ, ना G A के साथ, तो ये ट्रांसफर आरएनए आएगा, इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, ये अमीनो एसिड को छोड़े बिना चला जाएगा, अमीनो एसिड छोड़ के नहीं जाएगा। तो सपोज कर लो ये अमीनो एसिड 1 को छोड़ के चला गया इधर, ये सीक्वेंस पढ़ा गया। अब किसकी बारी आएगी, अगले की। अगला कौन है, CAG। फिर से एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लेके आएगा और अमीनो एसिड 2 लेके आएगा। अगर उसका इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड कर गया तो ये अमीनो एसिड 2 को यहाँ छोड़ के चला जाएगा, ये भी गया। फिर तीसरा आएगा, फिर वो अगले 3 का सेट पड़ेगा, फिर चौथा आएगा, वो अगले 3 का सेट पड़ेगा, और अगर मैच करते हैं तो वो अमीनो एसिड को छोड़ के जाते रहेंगे, और जैसे अमीनो एसिड को छोड़ के जाते रहेंगे तो वो अमीनो एसिड आपस में जुड़ती रहेंगी, तो प्रोटीन बनना शुरू हो गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज डायरेक्टेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए which is directed by the sequence of the DNA, sequence of nucleotide bases in DNA. The sequence of nucleotide bases of DNA is transcribed into the sequence of nucleotide bases in messenger RNA. फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ट्रांसलेशन हो जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इस फिनोमिना को जब अमीनो एसिड बनती हैं तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। Who decided that कि अमीनो एसिड इस तरह अरेंज होंगी, पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे पे ये अमीनो एसिड आएगी, वो किसने डिसाइड किया, मैसेंजर आरएनए ने डिसाइड किया। मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ने डिसाइड किया। उसका सीक्वेंस किसने डिसाइड किया, उसका सीक्वेंस डिसाइड किया डीएनए ने। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऑफ डीएनए is transcribed into the sequence of nucleotide bases in messenger RNA, which is translated into the sequence of amino acids in a protein. तो ये होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज लीनियर and the ordered sequence of amino acids which are linked to one another by peptide bond, and the sequence of amino acids in a particular protein is directed by the sequence of nucleotide bases in messenger RNA, which in turn is directed by the sequence of nucleotides in DNA. तो इस तरह से प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर डिफाइन होती है। एंड आई टोल्ड यू दैट द मेन बॉन्ड एंड द मेन फोर्स विच इज होल्डिंग द amino acids together
in a primary structure are peptide bonds. Peptide bonds are the type of covalent bonds, very strong covalent bonds, and the 4 atoms are involved in the formation of the peptide bond, C, O, N and H. All of these 4 atoms of the peptide bond are lying in the single plane. We now come to secondary structure. वो ना लीनियर जो एमिनो एसिड मैंने ऐसे जोड़े थे ना, एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, एमिनो एसिड 3, अब ना इसको मैं ना लाइन से शो कर देती हूँ कि दिस इज लाइक दिस, एक वायर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. नाउ दिस प्रोटीन हैज टू फोल्ड इनटू अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, इनटू अ ग्लोबुलर शेप. हमारे सेल में जैसे प्रोटीन्स बनते हैं, अगर वो ग्लोबुलर टाइप के हैं तो ये जो वायर है, ये जो केबल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इट ट्राइज टू फोल्ड अपॉन इटसेल्फ. ये इस तरह से इट ट्राइज टू एज्यूम अ 3-dimensional स्ट्रक्चर विच इज लाइक ग्लोबुलर, स्फेरिकल सी स्ट्रक्चर बन जाती है. ये हमारा एन टर्मिनस होता है. एन टर्मिनस, इफ यू रिमेंबर, लेफ्ट साइड पे जो आखिरी एमिनो एसिड होती है जिसका एमिनो ग्रुप फ्री होता है उसे कहते हैं एन टर्मिनस, और एंड वाली जो एमिनो एसिड होती है उसका कार्बोक्सी ग्रुप फ्री होता है, उसे कहते हैं सी टर्मिनस, और बीच में सारी एमिनो एसिड्स हैं. व्हेन दिस हैपेंस, प्रोटीन हैज टू फोल्ड इनटू अ ग्लोबुलर शेप, then some polar amino acids have to be buried into the non-polar environment. तो जब एक प्रोटीन फोल्ड होता है तो क्या होगा, कुछ एमिनो एसिड्स उसकी सरफेस पे होंगी बाहर की तरफ, कुछ एमिनो एसिड के जो आर ग्रुप्स होंगे बाहर की तरफ होंगे, और कुछ एमिनो एसिड्स के आर ग्रुप्स जो हैं वो जब प्रोटीन फोल्ड होगा तो वो कहीं अंदर की तरफ छिप जाएंगे. जब एक प्रोटीन फोल्ड होता है तो जनरली जो बाहर एमिनो एसिड्स होती हैं वो पोलर एमिनो एसिड्स होती हैं, क्योंकि बाहर वाटर होता है. हमारा जो सारा बॉडी का सिस्टम है, हमारा साइटोप्लाज्म, हमारा ब्लड, हमारी बॉडी के जितने सारे फ्लूइड्स हैं वो सारे फ्लूइड वाटर बेस्ड होते हैं, और उन्हीं वाटर बेस्ड फ्लूइड्स में एंजाइम्स, प्रोटीन्स घूमते रहते हैं एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शंस. तो यानी एक प्रोटीन जो कि पोलर एमिनो एसिड्स और नॉन पोलर एमिनो एसिड्स दोनों का बना हुआ होता है, उस केस में प्रोटीन ऐसे फोल्ड होता है कि उसकी पोलर एमिनो एसिड्स कहाँ होती हैं, सरफेस पे, और जो अंदर छुपी हुई हैं वो कौन सी एमिनो एसिड्स होती हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉन पोलर एमिनो एसिड्स. बट इन सम केसेस सम पोलर एमिनो एसिड्स, कुछ एमिनो एसिड्स को सेल के हाइड्रोफोबिक इंटीरियर में, इस जगह को जहां नॉन पोलर एमिनो एसिड्स रहती हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट हाइड्रोफोबिक इंटीरियर. यानी कि अंदर ऐसी जगह है जहां पानी का कोई काम नहीं है, वहां पानी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे कौन सी एमिनो एसिड्स रहती हैं, नॉन पोलर. पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सम पोलर एमिनो एसिड हैव टू बी बैरिड. हैव टू बी बैरिड मीन्स उनको अंदर रहना ही पड़ता है, क्योंकि वो नॉन पोलर एमिनो एसिड के साथ जुड़ी हुई होती हैं. तब वो जब अंदर जाती हैं तो कौन से एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, नॉन पोलर एनवायरनमेंट में. उस केस में द CONH ग्रुप्स यानी कि पेप्टाइड ग्रुप्स, दे अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू न्यूट्रलाइज देयर पोलैरिटी. अब उनको नॉन पोलर एनवायरनमेंट में रहना है तो उनको अपनी पोलैरिटी को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. तो वो कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, ये उनके जो पेप्टाइड ग्रुप्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज्यूम कर लेते हैं, और जैसे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज्यूम करते हैं तो 2 सेकेंडरी स्ट्रक्चर की टाइप्स बनती हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट. तो हम अभी देखेंगे कि हाउ दिस पोलैरिटी इज न्यूट्रलाइज्ड एंड हाउ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड. तो मैं आपको पहले आपको ये सिखाऊं कि कैसे आप एक पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बनाते हो. आपको ये तो समझ में आ गया था कि हमने हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड को कैसे लिखना है, ऑल्टरनेट लिखना है. ऑल्टरनेट मीन्स CO ऊपर की तरफ, NH नीचे की तरफ, ट्रांस कॉन्फिगरेशन. एंड हाउ डू वी राइट द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन. पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को हम हमेशा जिगजैग पैटर्न में लिखते हैं. इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ये N टर्मिनस है, और आपको पता है कि मैंने क्या कहा था, यू रिमेम्बर दिस, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव और R एंड H. मैंने इसको क्या कहा था, मैंने कहा था ये कौन सा कार्बन एटम होता है, ये C अल्फा होता है, यानी कि इसकी पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन. ठीक है, ये बस बेसिक स्ट्रक्चर याद रखनी है.
और मैंने आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनानी बताई हुई है कि इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट एमिनो एसिड जो होती है उसका R, उसका HCO नेगेटिव C टर्मिनस हो जाता है। दिस इज द वन एमिनो एसिड, दिस इज द सेकेंड एमिनो एसिड, तो उनके बीच में इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब हम ना ये 2 का बनाया है। अब ना मैं क्या करने वाली हूँ, N, देखो इसमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स आता है, N आता है, फिर आता है ये C अल्फा, फिर आता है ये C, फिर आ जाता है N, फिर आ जाता है C अल्फा, फिर आ जाता है C, ये चलता रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आता रहेगा NC अल्फा C, NC अल्फा C, इस तरह से। तो दिस इज C अल्फा, देखो जिगजैग पैटर्न, C अल्फा, फिर आपको पता है क्या आने वाला है, CO, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। फिर जिगजैग NH, अब NH ऊपर चला गया, फिर C अल्फा, फिर क्या होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर कौन आएगा, CO, फिर क्या आएगा, NH नीचे आ जाएगा, फिर C अल्फा, फिर CO, फिर से NH, फिर C अल्फा, फिर उसके बाद CO, फिर NH, फिर C अल्फा, फिर CO, फिर NH, फिर C अल्फा, फिर CO, इस तरह से आप इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन। अब इसके ऊपर मैं आपको R दिखा सकती हूँ, R ऐसे जाएगा ऊपर, दूसरे में R नीचे आएगा, फिर इसका R ऊपर होगा, फिर इसका R नीचे होगा, C अल्फा का R ऊपर होगा, C अल्फा का R नीचे होगा। लेट्स से मैं इसको R1, R2, R3, R4, R5 इस तरह से शो कर देती हूँ। तो ये मैंने क्या शो कर दिया, कैन यू इमेजिन नाउ, ये हमारी पहली एमिनो एसिड है, ये हमारी सेकंड एमिनो एसिड है, दिस इज अवर थर्ड एमिनो एसिड, दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फिफ्थ एमिनो एसिड एंड दिस इज द सिक्स्थ एमिनो एसिड। ठीक है, इस तरह से आपको जिगजैग पैटर्न में पॉलीपेप्टाइड बैकबोन बनाना होता है। इसको हम एन टर्मिनस बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर मैं ये CO नेगेटिव पूरा कर दूं तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये वाली एमिनो एसिड हमारी कौन सी हो जाती है, दिस इज C टर्मिनस। क्योंकि इसमें मैंने 6 एमिनो एसिड जोड़ी हैं, इसको लेट से मैं N एमिनो एसिड कह देती हूँ, इसको N+1, इसको N+2, इसको N+3, N+4, N+5, तो 6 एमिनो एसिड जोड़ी है मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा इसकी एग्जांपल है हेक्सापेप्टाइड। और इसमें पैटर्न में सिमिलैरिटी या सिमेट्री देखो कैसी है। अगर फर्स्ट एमिनो एसिड का मैंने NH3 और CO नीचे की तरफ शो किया है, तो अगली एमिनो एसिड का NH और CO ऊपर की तरफ है, उससे अगली एमिनो एसिड का NH और CO नीचे है, उससे अगली एमिनो एसिड का NH और CO ऊपर है, उससे अगली एमिनो एसिड का NH और CO फिर से नीचे है, उससे नेक्स्ट एमिनो एसिड का NH और CO फिर से ऊपर। तो ये जिगजैग जब बनाने जाओगे तो अपने आप ये पैटर्न लेता रहेगा, R पहले ऊपर था पहली एमिनो एसिड का, दूसरी एमिनो एसिड का R नीचे आ, नेक्स्ट एमिनो एसिड का R ऊपर, नेक्स्ट एमिनो एसिड का R नीचे, नेक्स्ट एमिनो एसिड का R ऊपर, नेक्स्ट एमिनो एसिड का R नीचे। इस तरह से आपको पॉलीपेप्टाइड बैकबोन यू हैव टू लर्न टू मेक। तो ये जो हमारा पैटर्न है, इस पैटर्न में मैं बताऊंगी कि कैसे अल्फा हेलिक्स में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें द CO ऑफ nth amino acid forms hydrogen bond with NH of N+4 amino acid। क्या होता है CO of the nth, कौन सी एमिनो एसिड का CO, nth का, मैंने इसको nth मान लिया, इसका ये CO, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है NH, किसका NH, N+4 का, N+1 छोड़ दो, N+2 छोड़ दो, N+3 छोड़ दो, N+4, इसमें क्या है, इसका जो NH है और इसका जो CO है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। दिस इज हाउ वी मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो CO N+4 के NH से बनाएगा। उसी तरह ये जो हमारा इसका ले लेते हैं, चलो अभी ये वाला CO का हो गया काम, नेक्स्ट एमिनो एसिड का देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें मैं लिखूंगी CO of N+1 amino acid forms hydrogen bond with NH of N+5 amino acid।
क्या लिखा मैंने, CO ऑफ n+1, n+1 का CO ले लो इसको, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद NH ऑफ n+5, NH n+5 ढूंढ लो, ये ढूंढ लिया n+5, इसका NH ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, ये दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न। हमेशा क्या याद रखना है, 4 अमीनो एसिड नीचे जो CO होता है वो अपने से 4th अमीनो एसिड, अपने उसके ऊपर 4 अमीनो एसिड ऐड कर दो, N के ऊपर मैंने 4 अमीनो एसिड ऐड कर दी, N के ऊपर 4, 1 2 3, 4th अमीनो एसिड का जो NH होता है वो N अमीनो एसिड के CO से होता है। हर अमीनो एसिड का ऐसे 4 के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे ये वाला CO है, ये n+1 है, इसके ऊपर 4 ऐड कर दो, n+2 1 2 3 4, यानी कि इसके ऊपर 4 अमीनो एसिड ऐड करने के बाद चौथी अमीनो एसिड का जो NH है उसके साथ उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरह इसको ले लो, ये भी क्या करेगा, ये n+2 है तो इसका n+6 अमीनो एसिड जो मैंने इस बोर्ड पे नहीं बनाई है उसके साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। n+2 की किसके साथ होगी, n+6 के NH के साथ। n+3 की क्या होगी, n+3 की होगी n+7 के साथ, n+4 की किसके साथ होगी, n+8 के साथ। तो इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर CO की, हर पेप्टाइड ग्रुप के CO की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी टू द NH ऑफ द अमीनो एसिड और रेजिड्यू अवे फ्रॉम इट। किसके साथ, हमेशा किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अल्फा हेलिक्स में, अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी हमेशा अपने से चौथी अमीनो एसिड के NH के साथ। CO क्या करेगा, अपने से 4 अमीनो एसिड आगे, अहेड, 4th अमीनो एसिड अहेड उसके NH के साथ। और फिर हम हर NH को भी इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। हम एक की एग्जांपल देखते हैं, इसकी देखते हैं NH में क्या होगा। अब NH में हर NH अपने से यानी कि उसके पीछे जो N-4th अमीनो एसिड है उसके CO के साथ। आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि CO क्या कर रहा है, N का CO क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद NH of N+4। इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NH, आप इसको CO को भूल जाओ, आप इसको देखो कि NH किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, NH बना रहा है, NH of every amino acid forms hydrogen bond with N-4th amino acid। ये अपने से पीछे चौथी अमीनो एसिड के साथ बनाता है। एक ही बात है ना, CO अपने से 4 अमीनो एसिड आगे NH के साथ बनाता है, NH अपने से 4 अमीनो एसिड पीछे वाले CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। CO of nth अमीनो एसिड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद NH of N+4। या मैं इसको कैसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, NH of N+4 amino acid forms hydrogen bond with CO of N amino acid। अब मैं ना, जैसे मैंने हर CO से ये ग्रीन कलर का हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे निकाला है, उसी तरह मैं NH से भी निकाल सकती हूँ। ये NH अपने से पीछे वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है N-4 के साथ, ये अपने से 4 अमीनो एसिड पीछे वाले से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये भी अपने से 4 अमीनो एसिड पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दिस ऑल्सो, ये तो हमने बना ही लिया, दिस ऑल्सो ये भी हम बना चुके हैं। एंड इस तरह से हर एक अमीनो ग्रुप और हर एक CO, हर एक NH ऑफ द पेप्टाइड ग्रुप एंड हर एक CO ऑफ द पेप्टाइड ग्रुप, दे आर making hydrogen bonds to the amino acids which are far from them, otherwise they are very far away from each other, but they are forming hydrogen bonds। और इसी तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न्स की वजह से the proteins they take up a kind of secondary structure which is called alpha helical structure। We will see how the alpha helical structure is formed। तो एक अल्फा हेलिक्स बनाने के लिए हमने इस तरह से ये मैंने आपको समझाया था, वो जो मैंने अभी बनाई थी ना स्ट्रेट चेन, अभी जो मैंने इरेज की है ऊपर ऐसे स्ट्रेट चेन बनाई थी, वो स्ट्रेट चेन जिगजैग पैटर्न में जो बताई थी, वो जिगजैग पैटर्न में बताई थी आपको एक्सटेंड करके बोर्ड के प्लेन के ऊपर आपको समझाने के लिए बताई थी
कि इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर एक्चुअल में वो जो जिगजैग स्ट्रक्चर है वो जिगजैग स्ट्रक्चर एक कॉइल्ड फॉर्म में इस तरह से ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से यू कैन मेक द स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडमली आपको स्ट्रक्चर बना के बताई, इसमें ऐसा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बताया है कि कौन सी एन अमीनो एसिड है, कौन सी N+4 है। जो CO है वो NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक और CO यहाँ लगा दिया, यहाँ पे N लगा दिया, और यहाँ पे CO लगा दिया, यहाँ पे N लगा दिया, CO लगा दिया, इधर N लगा दिया। 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स, ये हेलिक्स का एक टर्न बनता है। ये 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स का जो लेंथ है दैट इज 5.4 एंगस्ट्रॉम, और इस 5.4 एंगस्ट्रॉम के टर्न में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3.6 एमिनो एसिड रेजिड्यूज, और इस एक टर्न में पूरी 4 एमिनो एसिड्स नहीं होती हैं, 3.6 एमिनो एसिड्स होती हैं। तो 3.6 एमिनो एसिड रेजिड्यूज 5.4 एंगस्ट्रॉम की लेंथ देती हैं, यानी कि पर एमिनो एसिड रेजिड्यू कितनी लेंथ हो गई, हम कहते हैं राइज पर एमिनो एसिड। राइज का मतलब हाइट कितनी मिली, 5.4 एंगस्ट्रॉम की हाइट कब मिली, किसकी वजह से मिली, 3.6 एमिनो एसिड रेजिड्यूज की वजह से कितनी हाइट मिली, 5.4 एंगस्ट्रॉम। और एक एमिनो एसिड की वजह से कितनी मिलेगी, एक एमिनो एसिड की वजह से मिलेगी 5.4 डिवाइडेड बाय 3.6। तो ये जो राइज पर एमिनो एसिड है ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आ जाता है 1.5 एंगस्ट्रॉम आ जाता है ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइज पर एमिनो एसिड की वैल्यू ये आ गई, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी पीरियड ऑफ द हेलिक्स। और जो ये जो 5.4 एंगस्ट्रॉम की हाइट मिली है अल्फा हेलिक्स को, और इसके एक चक्कर के अंदर कितनी एमिनो एसिड है, 3.6। तो ये जो 5.4 एंगस्ट्रॉम की लेंथ है इसको हम क्या भी बोलते हैं, वी कॉल इट पिच ऑफ द हेलिक्स। वो एक्सटेंडेड प्लेन स्ट्रक्चर प्लेन बोर्ड पे आपको समझाई थी कि इस तरह हर एक एमिनो एसिड अपने से N+4 एमिनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगी। तो वो पैटर्न एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट करता है किसी प्रोटीन में, वो एक कॉइल की फॉर्म में कॉइल होता है। तो ये जो CO है ये N एमिनो एसिड का CO है, और ये जो NH है दैट इज ऑफ द N+4 एमिनो एसिड। तो इस तरह से N+4 एमिनो एसिड और CO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बनाने की कोशिश की है इन दिस अल्फा हेलिकल पैटर्न। कोई भी प्रोटीन, उस प्रोटीन में मैंने कहा कुछ एक हिस्सा ऐसा हो सकता है जो पैरेलल अलाइनमेंट हो जाती है चेन्स की, चेन्स एक दूसरे से एकदम पैरेलल आ जाती हैं, और पैरेलल आने की वजह से उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ से मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि हम एक बार पॉलीपेप्टाइड बैकबोन मैंने पहला बनाना बता दिया है आपको कि पॉलीपेप्टाइड बैकबोन में क्या होता है जनरली। यू नो दैट देयर इज, हम N से शुरू करते हैं। नॉर्मली मैं आपको N लेफ्ट साइड पे बताया था, पर यहाँ पे क्योंकि मुझे ये पॉलीपेप्टाइड चेन समझानी है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे घूम के आ रही है। यू अंडरस्टैंड दिस, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मैंने N यहाँ पे क्यों शो किया है। ये देखो, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, ये पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, और ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर है। तो ये जैसे घूम के आती है, ऐसे तो N रीजन है, ये N एंड है, और ये इसका C टर्मिनस होता है। तो ये घूम के जब आ रही है ऐसे करके मैंने ये बनाई स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब ये एंड है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का ये जो एंड है, क्योंकि ये N की तरफ से आ रहा है तो ये N एंड होगा, और अगर मैं इस एंड की बात करूं तो ये इसका C एंड होगा, क्योंकि ये किसकी तरफ जाएगा, C की तरफ जाएगा। जो भी इस पॉलीपेप्टाइड चेन में जिस किसी भी हिस्से की बात करूं, अगर मैं इस हिस्से की बात करती हूँ, इस हिस्से की बात करती हूँ, तो इस हिस्से का भी एक एंड टर्मिनस होगा, यानी कि अगर वो जो एंड उसका N के क्लोजेस्ट है वो उसका N एंड होगा, जो एंड उसका C के क्लोजेस्ट है वो उसका C एंड होगा। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये चेन घूम के यहाँ आ रही थी, तो यहाँ से मैंने ये बनानी स्टार्ट की है, यहाँ से बनानी स्टार्ट किया, इसलिए मैंने NH3 पॉजिटिव नहीं दिखाया, मैंने इसको दिखाया कि ये ऐसे जुड़ी हुई है, आगे जुड़ी हुई है, वहां से कहीं से बीच में से शुरू कर दिया है, उसका NH लिया, NHC अल्फा CO, ये आपको बैकबोन बनानी आ गई होगी, NHC अल्फा CO, NHC अल्फा CO, NHC अल्फा CO, आपको पता होगा ये भी, दिस इज वन
amino acid, this is second amino acid, this is third amino acid, this is fourth amino acid, this is fifth amino acid, this is sixth amino acid, seventh amino acid, eighth amino acid. सपोज करो मैंने यहाँ पे एन एंड यहाँ से शुरू किया बनाना ये, और ये सी एंड है इसका यहाँ, ये भी मैंने इसको खुला दिखा दिया कि ये आगे भी जुड़ा हुआ है, आगे भी इट इज अटैच टू सम पॉइंट. अब ये जो दूसरा चेन है जो इसके नीचे है, जिसके साथ ये पैरेलल अलाइनमेंट में आ गया है, ये पैरेलल अलाइनमेंट में आ गया है. सपोज कर लो इसके एन के नीचे एन नहीं था, इसके एन के नीचे क्या था, सी था. यहां से इन दोनों की अटैचमेंट शुरू हुई, तो इसलिए मैंने इसका सी एंड दिखा दिया यहाँ पे, सी एंड. तो अगर सी एंड यहाँ दिखाना है तो मैंने लेफ्ट से शुरू किया इसको बनाना. NHC अल्फा CO, NHC अल्फा CO, NHC अल्फा CO, C अल्फा CO, C अल्फा CO. ये बनाते बनाते अब इनको दोनों को पैरेलल, बिल्कुल एक पैरेलल रखा है. नाउ आई विल मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दीज. आपको जहां पे भी CONH दिख रहा है, जहां पे भी वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, CO और NH, CO और NH. इस तरह बड़े से किसी प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड रीजन्स ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड, ये सेम पॉलीपेप्टाइड, इसका ये वाला रीजन और इसका ये वाला रीजन, दे गेट पैरेलल अलाइनमेंट एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो इस तरह पैरेलल अलाइनमेंट होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं. अब सपोज करो कि ये इसके भी नीचे एक और चेन है, ये अभी और प्रोटीन घूमा है, इसका ये सी टर्मिनस है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी तीसरी पॉलीपेप्टाइड चेन भी आप बना सकते हो. तो आई कैन मेक अनदर पॉलीपेप्टाइड चेन नीचे. इसको ही कॉपी कर देती हूँ, पूरी की पूरी यही कॉपी कर देती हूँ. एक और पॉलीपेप्टाइड चेन नीचे बना दी मैंने, किसकी कॉपी, बिल्कुल इसकी कॉपी. अब इसमें भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख सकते हो कि एक और पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है. यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ CONH, NHCO, CONH, NHCO, CONH, NHCO. तो यहाँ ऊपर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन का ये एन टर्मिनस है, ये सी टर्मिनस है. ये बीच वाली पॉलीपेप्टाइड चेन का ये एन टर्मिनस है, और ये उसका कौन सा टर्मिनस है, सी टर्मिनस. नीचे वाली पॉलीपेप्टाइड चेन में फिर से एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस. तो मैं क्या पता यहाँ पे कैसे एरोहेड बनाऊंगी, मैं इसको एरोहेड ऐसे बनाऊंगी कि एक बार जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उसकी डायरेक्शन है ये एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस, ये डायरेक्शन ऊपर वाली चेन की. नीचे वाली चेन की एंड हमने हमेशा एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस दिखानी होती है. एन टर्मिनस इधर है, सी टर्मिनस इधर है. इस वाली चेन में क्या हुआ, एन टर्मिनस इधर है, सी टर्मिनस इधर है. नीचे वाली चेन में क्या हुआ, नीचे वाली चेन में फिर से एन टर्मिनस इधर है और सी टर्मिनस इधर है. तो तीन पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या देख रहे हो आप, एक बार इस डायरेक्शन में है, दूसरी बार इस डायरेक्शन में है, तीसरी बार इस डायरेक्शन में है. अगर इस तरह का पैटर्न बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंटी पैरेलल बीटा शीट स्ट्रक्चर. जब एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, जो एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, जब ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स दे रन इन अपोजिट डायरेक्शंस, तब कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, एंटी पैरेलल. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर. पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब एक ही डायरेक्शन में रन करेंगे. अब उसमें ना मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ. हम सारी जो डायरेक्शंस हैं वो किस में बनाएंगे, NHCO में बनाएंगे. अब इसको ना सारी चेन्स हम चाहे दोनों डायरेक्शन में बना सकते हैं, चाहे आप C से N में बना लो, चाहे N से C में बना लो. मैं N से C में बनाती हूँ. सारी ऊपर वाली चेन की पूरी कॉपी बना दो नीचे. अब तीसरी चेन भी मैं बना 4, 5, 6, आप जितनी मर्जी बना सकते हो. इसको बनाने के वक्त ध्यान ये रखना है, NH एक बार अगर ऊपर दिखा रहा है तो CO भी ऊपर आएगा, अगली बार NHCO नीचे आएगा, फिर NHCO ऊपर, NHCO नीचे, NHCO ऊपर नीचे, ऊपर नीचे.
उसी तरह सी अल्फा, एक बार सी अल्फा नीचे फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरह से। अब हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देख लो कौन कौन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया है, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। CONH हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से बनेंगे ऑल्टरनेट, ये इसके साथ, इधर इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो इस तरह से, या यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो, ऊपर वाली चेन भी इज रनिंग इन N to C डायरेक्शन, ये N है ये C है इस डायरेक्शन में। सेकेंड चेन भी रनिंग इनटू N to C, ये N ये C टर्मिनस, नीचे वाले चेन भी N to C, N to C, N to C, N to C, सारे N टर्मिनस इधर है और C टर्मिनस इधर है। तो ये वाली स्ट्रक्चर व्हेन द adjacent या neighboring polypeptide chains run in same direction, the structure is called parallel beta pleated sheet structure. So this was beta pleated sheet structure, the second type of secondary structure found in proteins. अब हम आ जाते हैं the next structure which is called tertiary structure. When the elements of secondary structure they fold into three-dimensional shape, the structure is called tertiary structure. Elements of secondary structure. What are elements of secondary structure? Elements of secondary structure are alpha helix and beta sheet. The tertiary structure of the globular proteins has a spherical shape. ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो रही है सी, कहीं पे है अल्फा हीलिक्स, फिर वो चेन सीधी जा रही है, फिर से अल्फा हीलिक्स आ गया कहीं पे, देन दिस चेन इज फोल्डिंग, देन ना बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर आ गई है, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ये इस तरह से मैं शो कर रही हूँ, फिर वो घूम रहा है, फिर कहीं अल्फा हीलिक्स आ गया प्रोटीन में, फिर वो स्ट्रेट चेन जा रही है, फिर वो घूम रहा है इस तरह। ये इसका एन टर्मिनस है, ये इसका सी टर्मिनस है। तो इस तरह इसमें क्या, ये क्या है आपकी, दिस इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर। और टर्शरी स्ट्रक्चर की शेप आपको कैसी लग रही है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स के केस में स्फेरिकल शेप। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये एलिमेंट्स हैं, अल्फा हीलिक्स, ये अल्फा हीलिक्स है, ये भी अल्फा हीलिक्स कहीं पे आ गया, कहीं और भी एक अल्फा हीलिक्स है, यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर बनी है। तो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एज्यूम कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच आर होल्डिंग टुगेदर द टर्शरी स्ट्रक्चर? सबसे पहले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अल्फा हीलिक्स में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। उसके अलावा भी जगह जगह, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे CO ग्रुप था, वो रैंडमली किसी NH के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो भी है। नंबर 2 आर द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस हम किसको कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जब एक प्रोटीन फोल्ड होता है तो उसका जो कोर है वो, उसके अंदर सारी कौन सी अमीनो एसिड्स रहती हैं, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स दे मेक द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द प्रोटीन, और उस हाइड्रोफोबिक कोर में देयर इज नो वाटर। जो थर्ड टाइप की बॉन्डिंग है, थर्ड टाइप की फोर्सेज हैं, वो है आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस। आयोनिक का क्या मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इंटरैक्शन। सपोज कर लो एक ग्लूटामेट है, आपको पता है ग्लूटामेट की साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और लाइसिन है, लाइसिन की साइड चेन में NH3 पॉजिटिव ग्रुप होता है। तो सपोज कर लो यहाँ पे CO नेगेटिव था और इसके पास में ही एक और अमीनो एसिड है, वो लाइसिन है, उसकी साइड चेन में NH3 पॉजिटिव है, ग्लूटामेट की साइड चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो उनके बीच में भी क्या हो सकती है, आयोनिक इंटरैक्शंस, बिकॉज दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। Glutamate amino acid has carboxylic group in the side chain and lysine has NH3 positive in the side chain. तो उस तरह पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जब क्लोज आ जाते हैं तो उनके बीच में होती हैं आयोनिक इंटरैक्शंस। फोर्थ टाइप की इंटरैक्शंस कौन सी होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स किस किस के बीच में बनते हैं, सिस्टीन की अमीनो एसिड में साइड चेन में कौन सा ग्रुप था, सल्फेड्रल। तो जब एक सिस्टीन यहाँ पड़ी है उसका सल्फेड्रल ग्रुप है, और दूसरी सिस्टीन कहीं यहाँ पड़ी है उसका सल्फेड्रल ग्रुप है, तो इनके बीच में ऑक्सीडेशन रिएक्शन से HH का लॉस हो जाता है और सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड।
तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के लिए एमिनो एसिड सिस्टीन का होना जरूरी है, उसके सल्फेड्रल ग्रुप का होना जरूरी है। तो दीज 4 काइंड्स ऑफ फोर्सेस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर। ये टर्शरी स्ट्रक्चर को होल्ड टुगेदर करने के लिए, इसको स्फेरिकल शेप इसकी बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। वी कम टू लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर सारे प्रोटीन्स की नहीं होती, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि which are made up of more than one polypeptide chain, multi subunit proteins. Some proteins are made up of a single polypeptide chain. एक polypeptide chain, उसका एक N terminus, एक C terminus. इन प्रोटीन्स के पास जो कि एक ही polypeptide chain के पास होते हैं, they do not have quaternary structure. इनके पास सिर्फ tertiary structure तक होता है, primary, secondary, tertiary होती है, इनके पास quaternary नहीं होता। तो किन के पास होता है? Some other proteins are made up of more than one polypeptide chain. एक polypeptide chain, उसका एक N terminus C terminus, एक दूसरी polypeptide chain, उसका N terminus C terminus, एक तीसरी polypeptide chain, उसका N terminus C terminus, एक चौथी polypeptide chain, उसका N terminus C terminus। यानी ऐसा प्रोटीन जो कि हर पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं? हर पॉलीपेप्टाइड को हम कहते हैं सब यूनिट। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड अ सब यूनिट। हम कहेंगे 4 सब यूनिट्स का बना हुआ है ये प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स को हम कहते हैं पॉलीमेरिक प्रोटीन्स या हम उसे कहते हैं मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन अवर ब्लड। इट इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन और ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो ये इस तरह से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, इसलिए हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? वी कॉल इट टेट्रामेरिक प्रोटीन। अब ना ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं, ये चारों एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं अल्फा टाइप की और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बीटा टाइप की। यानी इसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड एक जैसी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक जैसी। इफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ऑफ द सेम टाइप देन दैट प्रोटीन इज कॉल्ड होमोटिपिक प्रोटीन। और इफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर different from one another then that protein is called heterotypic। तो quaternary structure में भी what are the forces which are holding together the quaternary structure? इनके बीच में भी वही forces हैं। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, इनके बीच में पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव CO नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी हो सकती हैं, इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी हो सकते हैं। हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, जहां बिल्कुल कांटेक्ट, बहुत क्लोज कांटेक्ट में है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो वहां पे कौन सी फोर्सेस हैं? हाइड्रोफोबिक। जो सारी फोर्सेस मैंने आपको टर्शरी स्ट्रक्चर के लिए बताई, 4 फोर्सेस, वही 4 फोर्सेस आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टुगेदर। यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स अगर कोई 4 का बना होता है, कई बार हम ऐसे प्रोटीन्स भी पढ़ेंगे जो 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं, कोई ऐसे हैं जो 46 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने हैं, सम आर मेड अप ऑफ 11, सम आर मेड अप ऑफ 13 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इतनी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स इकट्ठी कैसे रहेंगी, एक दूसरे के साथ मिलके कैसे रहेंगी? विद द हेल्प ऑफ अगेन द 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, आयोनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सारे प्रोटीन्स के पास ये स्ट्रक्चर नहीं होती। All proteins do not have this structure। कौन से प्रोटीन्स के पास नहीं होती? The proteins which are made up of a single polypeptide chain and the proteins which are made up of more than one polypeptide chains, उनके पास ही क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। और मैंने आपको बता भी दिया कि मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कहते हैं हम उसको, या पॉलीमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं। हीमोग्लोबिन की हमने एग्जाम्पल लेके देखा कि उसमें वो टेट्रामेरिक प्रोटीन है, वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ है, 2 एक तरह की होती हैं, 2 एक तरह की होती हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन एक हेटेरोटिपिक प्रोटीन है। अगर कोई प्रोटीन हम ऐसे भी पढ़ेंगे जिसमें सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक जैसी होती हैं, तो वो सारी की सारी, उनको वैसे प्रोटीन्स को हम कौन से प्रोटीन्स कहेंगे? होमोटिपिक। सो दिस फिनिशेस आवर टॉपिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।